डियर स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज एंड मैनेजमेंट में हम आज हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णय करने के संबंध में जो आधुनिक सिद्धांत दिए गए, निर्णय प्रक्रिया पर जो हर्बर्ट साइमन के महत्वपूर्ण विचार हैं, जो विशिष्ट विचार हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में प्रशासकीय चिंतन एवं सिद्धांत के क्षेत्र में निर्णय करना एक ज्वलंत प्रश्न है। निर्णय करने के लिए 3 प्रमुख तत्व होते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति के सामने एक समस्या होती है, उसकी चुनौती को वह स्वीकारता है। दूसरा, समस्या के समाधान के लिए कई विकल्प होते हैं जिनको वह स्वयं सोचता है या जो उसको सुझाए जाते हैं उन पर वह विचार करता है। साथ ही जो तीसरा तत्व है कि व्यक्ति इन विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। हर्बर्ट साइमन ने अर्थशास्त्रीय सिद्धांत के साथ दार्शनिक सिद्धांत को समन्वित करके निर्णय करने के आधुनिक सिद्धांत की आधारशिला रखी गई, जिनके द्वारा साइमन ने प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साइमन ही वह पहले विचारक थे जिन्होंने दार्शनिक और आर्थिक विचारों को संभावित किया था। निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से हर्बर्ट साइमन की जो रचना है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1945 की, वह उल्लेखनीय ग्रंथ माना जाता है। साइमन ने इसमें सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया कि निर्णय से तात्पर्य तथ्यों एवं मूल्य यानी कि वैल्यू का उचित योग ही निर्णय है। अर्थात हर निर्णय में 2 प्रकार के तत्व निहित होते हैं, जिनको क्रमशः हम तथ्यात्मक और मूल्य तत्व कह सकते हैं, यह मूल्य तत्व कहा जाता है। तथ्यात्मक और मूल्य तत्वों में अंतर समझना प्रशासन के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। यह हमें सबसे पहले इस बात को समझने की ओर ले जाता है कि आखिर सही प्रशासनिक निर्णय से क्या आशय है। दूसरे उस अंतर को स्पष्ट करता है जो सामान्यतया प्रशासन के साहित्य में नीति प्रश्नों और प्रशासनिक प्रश्नों के बीच किया जाता है। तथ्यात्मक कथन साइमन के अनुसार अवलोकनीय विश्व के बारे में कथन होते हैं। तथ्यात्मक कथन का परीक्षण किया जा सकता है कि क्या वह सही है और साथ ही क्या वह गलत है। निर्णय तथ्यात्मक कथनों से कुछ अधिक होते हैं। हम कह सकते हैं कि वे नैतिक यानी कि एथिकल और तथ्यात्मक सामग्री युक्त होते हैं। तथ्य जहाँ क्या है को स्पष्ट करते हैं, वहीं मूल्य यानी कि वैल्यू जो है वरीयता दर्शाते हैं। अर्थात वैल्यू से तात्पर्य पसंदगी से है और अच्छा बुरा आदि नैतिक बातों से जुड़ जाते हैं। साइमन निर्णय को इन तथ्यात्मक और मूल्य तत्वों का ही योग मानते हैं। साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय जो है अनेक तथ्यों और एक या अनेक मूल्य वक्तव्यों का परिणाम होता है। साइमन का मत है कि प्रत्येक निर्णय जो है अनेक तथ्यों और एक या अनेक मूल्यों के वक्तव्यों का जो परिणाम होता है, उसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि निर्णय एक मूल्य वक्तव्य और अनेक तथ्य वक्तव्यों का समन्वय है। साइमन ने उदाहरण देके बताया कि एक जैसे सेनापति है, वो आक्रमण की पद्धति के बारे में निर्णय करना चाहता है। वह इसे मूल्य वक्तव्य से प्रारंभ करता है कि वो सोचता है कि मुझे आक्रमण करना चाहिए, शत्रु पर आक्रमण सफलतापूर्वक करना चाहिए। यह मूल्य वक्तव्य या कथन है। इसके विपरीत तथ्य वक्तव्य भी हैं कि अचानक आक्रमण ही सफल होता है। ये तथ्य क्या है? अनेक पूर्व अनुभवों पर आधारित है।
द्वितीय एक अन्य तथ्य कथन ये भी है कि अचानक आक्रमण की परिस्थितियों में आक्रमण का स्थान और समय निहित है। इन दोनों तथ्य कथनों को मूल्य कथन से संयुक्त करना आक्रमण की सफलता के लिए आवश्यक है, जरूरी है। इस उचित कथन को इस उसमें देख सकते हैं कि ये जो तथ्य है, ये जो मूल्य संबंधी कथन है को संयुक्त करने पर निर्णय संभव होता है, अर्थात आक्रमण के समय व स्थान और सफलतापूर्वक आक्रमण का संयोग आक्रमण संबंधी निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार जो है हर निर्णय तथ्य कथनों और मूल्य कथनों के संयोग का परिणाम है। दूसरा, साइमन का मत है कि निर्णय का अर्थ विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना है। यह विचार उन्होंने अर्थशास्त्रियों से ग्रहण किया है। जब कोई समस्या सामने होती है तो उसके कई विकल्प होते हैं। निर्णयकर्ता को अधिकतम लाभ या वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें से चयन करना पड़ता है। हर विकल्प के अपने परिणाम होते हैं। अर्थशास्त्री के अनुसार अधिकतम लाभ के लिए किसी विकल्प के विभिन्न परिणामों में से चयन करना पड़ता है। अतः किसी निर्णय के ये जो 3 तत्व होते हैं, नंबर 1, किसी समस्या के होने पर उससे संबंधित सभी विकल्पों से परिचित होता है, जिसके अभाव में ये निर्णय नहीं किया जा सकता है। अतः निर्णय करने के पहले सभी विकल्पों को ज्ञात करना आवश्यक है। नंबर 2, विकल्प के हर परिणाम का ज्ञान होना चाहिए। हर विकल्प के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं। नंबर 3, अत्यंत उचित चुनाव होना चाहिए। इस दृष्टि से भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए। एक परिणाम आज अच्छा हो सकता है, संभव है कि कल अच्छा ना हो, और यह भी हो सकता है कि परसों वह बुरा हो जाए। अतः किसी परिणाम के सही अनुमान के लिए भविष्य में दृष्टिपात करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अतः यदि कोई निर्णय उचित होना है तो इन 3 शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। लेकिन कोई भी जो चुनाव है 100% यानी कि 100% सही नहीं हो सकता। अतः किसी परिस्थिति विशेष में जो निर्णय लिया जाता है वह सापेक्ष दृष्टि से ही उचित होता है, और सापेक्ष दृष्टि से उचित निर्णय ही संभव है। हर्बर्ट साइमन ने समय के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। साइमन ने काल की सीमा पर बल दिया और बताया कि आज का अच्छा निर्णय कल बुरा हो सकता है और बुरा निर्णय भविष्य में अच्छा हो सकता है। मनुष्य का व्यवहार जो है कुछ बातें पूर्ण करने पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति उसी विकल्प का चयन करता है जिससे उसकी वांछित शर्तें पूरी होती हैं या अधिकतम की उपलब्धि जिस विकल्प के द्वारा संभव होती है। अतः विभिन्न विकल्पों में से चयन का तत्व हर मानव की स्थिति में विद्यमान रहता है। सच तो ये कि हम जीवन में ये देखते हैं कि कोई निर्णय लेने के लिए कुछ परिस्थिति हों। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार हम निर्णय का निरीक्षण करते हैं वह कुछ परिस्थितियों और सीमाओं पर निर्भर है। पहला की सीमा यह है कि मनुष्य के लिए निरपेक्ष निर्णय करना जिस प्रकार अभी हमने देखा वो संभव नहीं है। और दूसरा, संतुष्टि का तत्व, अर्थात निर्णय संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। उचित निर्णय के मार्ग में जो तीसरी बात है कि निष्क्रियता का तत्व भी होता है। यदि हम एक निर्णय ले चुके हैं तो दूसरा निर्णय लेने में हम असमर्थ हो जाते हैं। निर्णय लेने के संबंध में साइमन ने मनुष्य के जो वास्तविक आचरण है उसका अध्ययन किया, उसकी स्टडी की, और उन्होंने बताया कि निर्णय के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहली बात तो ये कि समस्या का होना, मतलब कोई भी समस्या है उसका समाधान ढूंढना है, या समाधान ढूंढने के लिए भी कोई समस्या उपस्थित होनी चाहिए। दूसरी बात है खोज व्यवहार। एक समस्या के होने पर व्यक्ति उसके समाधान के विभिन्न विकल्पों की खोज करता है, और यही जो व्यवहार है यही व्यवहार खोज व्यवहार है। खोजे गए इन विभिन्न विकल्पों में से व्यक्ति एक का चयन करता है, और कुछ व्यक्ति जो हैं विकल्पों के खोजने में ही लगे रहते हैं, जबकि कुछ विकल्पों की
जो खोज होती है उसके लिए कोई व्यक्ति विकल्पों की खोज के बाद रुक जाते हैं और इनमें से ही एक विकल्प को चुन लेते हैं। तीसरी जो बात है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण बात जो है कि निर्णयों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाए। निर्णय शब्द का प्रयोग हम हर एक ऐसी परिस्थिति के लिए कर सकते हैं जिसमें कि चयन का तत्व विद्यमान हो। हम विभिन्न प्रकार के निर्णयों में कैसे भेद करें। सामान्यतः विभिन्न क्षणों और स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं। साइमन ने इन्हें दो प्रकार में देखा है कि एक तो निश्चित निर्धारित निर्णय यानी कि प्रोग्राम डिसीजंस, और दूसरा अनिश्चित और अनिर्धारित निर्णय यानी कि अनप्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजंस या निश्चित निर्णय से तात्पर्य है कि एक निश्चित कार्यक्रम या उसकी रूपरेखा हमारे मन मस्तिष्क में होती है और उसको क्रियान्वित करने से उसका समाधान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हर एक सरकारी नियम या उपनियम जो है एक कार्यक्रम है और उसके क्रियान्वयन से एक निश्चित निर्णय प्राप्त होता है। सेकंड, अनिश्चित निर्णय यानी कि अनप्रोग्राम डिसीजन। अनिश्चित निर्णय से तात्पर्य है कि निर्देश देने के लिए किसी भी प्रकार का प्रोग्राम या नियम या उपनियम या रिवाज नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में निर्णय अपने प्रयत्नों से ही लेना पड़ता है। वास्तविकता तो ये कि जो निश्चित और अनिश्चित निर्णय हैं वो एक लंबे क्षितिज के दो छोर, दो कोने हैं। मानव जीवन में कोई निर्णय पूरी तरह निश्चित नहीं होता। जीवन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव स्वतः ही संचित हो जाता है। अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करने के लिए मनुष्य के मस्तिष्क में एक रूपरेखा होती है जो चाहे जैसी भी हो विद्यमान होती है, और इसी प्रकार कोई पूर्ण निश्चित निर्णय संभव नहीं है। निर्णय को देखें, हम डिसीजन मेकिंग को देखें तो उसके दो प्रकार होते हैं कि एक तो नियम, उपनियम और रिवाज के आधार पर समस्या को समझना और उसके आधार पर उसके पश्चात ही निर्णय लेना। उदाहरण के लिए हम देखें तो निर्धारित नियमों के द्वारा हमें ये पता चल सकता है कि ठीक प्रकार से पूर्ण किया गया आवेदन कौन सा है और कौन सा नहीं है। नियमों से हमें समस्या के समाधान का भी पता चल सकता है। निर्णय करने के सिद्धांत और निर्णय करने संबंधी अध्ययनों के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ, जो उन्नति हुई है, उचित निर्णय करने के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। निर्णय का औचित्यपूर्ण होना कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हुआ है। जब प्रशासन में कोई निर्णय लेना होता है तो उसमें रिस्क रहती है, जोखिम रहता है, और जोखिम को कम करने की दिशा में कई प्रयत्न किए गए हैं और कई प्रयत्न हो रहे हैं। आज के समय में कंप्यूटर से तथ्य एकत्रित करने में भरपूर सहायता जो मिली है उससे कुछ हद तक जोखिम में कमी हुई है, लेकिन फिर भी ये हमको मानना पड़ेगा कि बिल्कुल पूरी तरह से रिस्क ख़त्म नहीं हुई है। दूसरा है कि मानवीय तर्कहीनता यानी कि इरैशनैलिटी क्या है और क्यों है। भी कई अध्ययन हुए हैं और ये देखा गया कि क्या कारण है कि मनुष्य जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहता है व्यतीत नहीं कर पाता है। ये एक चिंतनशील प्रश्न है, परंतु इतना कह देना भी उचित है कि मानव तर्कहीनता का जो आंशिक कारण है वो ज्ञान का अभाव है, नॉलेज का अभाव है। विभिन्न अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ कि कई मनुष्य को एक स्थिति में पहुंचकर लाभ से संतुष्टि नहीं होती है, वह ख्याति अर्जित करना चाहता है और इसी से उसे संतोष मिलता है। इस प्रकार विश्लेषण से तर्कहीनता के तत्वों को कम करने में सहायता मिलती है। एक अन्य जो क्षेत्र है जिसका कि विकास हुआ है वह निर्णयों को स्वीकृत कराने की है। निर्णयों का या डिसीजंस का महत्व या जो इम्पोर्टेंस है वो इसी में कि उन्हें क्रियान्वित भी किया जाए, नहीं तो वो निर्णय जो हैं, डिसीजन जो हैं, बेकार हो जाएंगे। निर्णय 3 तरीकों से स्वीकृत कराए जा सकते हैं। एक तरीका तो होता है शक्ति के प्रयोग का। दूसरा जो मेथड है वो भावनात्मक सहानुभूति और सम्मोहन का है। निर्णयों को स्वीकृत करने के ये जो दोनों तरीके हैं ये इतने
सही नहीं है। तीसरा जो तरीका है कि सहयोगियों से निर्णय के प्रति समान आदर और औचित्य का भाव जागृत करा जाए, और ये तभी संभव है जबकि उन सहयोगियों को उन परिस्थितियों और तथ्यों से अवगत कराया जाए। तभी दूसरे व्यक्ति उन मूल्यों को सहज ही स्वीकार करते हैं और जिनसे प्रेरित होकर निर्णय किया गया है, और ऐसी स्थिति में वह सहयोगी भी वही निर्णय लेंगे जो स्वयं लिया जाता है, और इसे हम परस्पर विचार विमर्श या ट्रेनिंग के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। और उच्चाधिकारियों के द्वारा भी जो निर्णय लिए जाते हैं, उस निर्णय लेने के समय उन अपने नीचे के जो अधिकारी हैं उनसे परामर्श करना चाहिए, उनको सहभागिता देनी चाहिए, और चाहे उनकी सहभागिता या उनके परामर्श को माने ना, लेकिन अपने नीचे के अधिकारियों को यह एहसास दिलाना चाहिए कि उनका भी इस निर्णय में पार्टिसिपेशन है, जिससे कि अधीनस्थों में संतोष की भावना उत्पन्न होती है और विचार विमर्श के कारण निर्णय के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। थैंक्स।